हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th के जैव प्रक्रम चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। जैव प्रक्रम चैप्टर में हमने 3 लेक्चर अभी पीछे दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उसे आप देख सकते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में एटीपी के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। वायवीय श्वसन किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन पर। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। पौधे किसके द्वारा आदान प्रदान करते हैं? गैसों का रंध्र के द्वारा करते हैं। ये क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। और अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। किसके संपर्क में है? वायु के। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण। फिर से समझिएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, रात्रि में आप लोग जानते हैं कि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो वही बोल रहे हैं कि रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना ही क्या है? मतलब यहाँ पर लक्ष्य होता है कि उसको मतलब ख़त्म करना है, ठीक है ना। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। कह रहे हैं कि दिन में श्वसन के दौरान क्या निकलता है? CO2 जो निकलता है प्रकाश संश्लेषण में क्या हो जाता है? वो प्रयुक्त हो जाता है। दिन में हम लोग जो CO2 निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, तो वो CO2 पेड़ पौधे उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है और दिन के टाइम में कोई CO2 नहीं निकलता पेड़ पौधों से, ठीक है ना। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है और उस दिन के समय ऑक्सीजन ही सिर्फ पेड़ पौधे देते हैं। लेकिन रात के समय प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते ही हैं। सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पौधे भी रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। कह रहे हैं कि जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने के लिए अलग अंग है और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए वही अंग है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए भी हम लोग नाक का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को लेने के लिए भी नाक का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर वही बातें लिखी हैं कि जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न
भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। ठीक है, अलग। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। जो स्थलीय जंतु होते हैं, जो स्थल पे रहते हैं, ज़मीन पर जो रहते हैं, वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं। परंतु जो जंतु जल में रहते हैं, उन्हें जल में मिले ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब जल में भी क्या होता है, ऑक्सीजन मिला होता है। तो जो जलीय जंतु होते हैं वो जल से ही अपना क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें सही कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आप जान गए यहाँ तक बातें, क्योंकि जल में मिले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। ये भी आप जानते हैं कि यहाँ जब जो तटीय जंतु हैं, जो मतलब ज़मीन पर रहने वाले, वो लोग ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे हम लोग जो है, मनुष्य वगैरह, हम लोग जो है ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन पानी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मछलियाँ जो है ऑक्सीजन का कम उपयोग कर पाती हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो जीव जल में रहते हैं वे जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में मिले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। तो आप बता सकते हैं कि जल में जो मिले हुए ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी होती है, कम होती है। ठीक है, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। क्या होती है, द्रुत होती है। कहने का मतलब इसलिए यहाँ पर लिखा है जलीय जीवों की श्वास दर, जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। द्रुत होने का मतलब तेज होती है। जो जलीय जीव होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों, मछलियों को देखी होंगे कि आप जल्दी जल्दी वो मतलब मुंह खोलती हैं, बंद करती हैं, क्योंकि उन्हें उनके पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है कम है और उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है अधिक। तो वो ऑक्सीजन को पाने के लिए अपनी दर को क्या करते हैं, अपने सांस लेने की दर को बढ़ा लेते हैं, जिससे उनके जो है सांस की जो है वायु ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूरी हो पाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है, क्लोम, जहाँ विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। कौन ले लेता है, रुधिर ले लेता है। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन कहाँ जाके मिलता है, ब्लड में ही मिलता है। चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव हो, वो रुधिर में ही मिलता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो स्थलीय हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। जो अलग अलग जीव हैं उनमें अलग अलग अंगों द्वारा ये कार्य होता है। जैसे छोटा मेंढक जो होता है वो अपने त्वचा से भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर लेता है। तो ऐसे बहुत से जीव हैं, उनके पास अलग अलग अंग हैं, ठीक है, जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है। अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से
यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। आइए थोड़ी बातें और समझते हैं और अधिक जानें। क्या बातें यहाँ लिखी हैं? तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। समझ गए होंगे यहाँ तक। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। समझ लीजिए, तंबाकू का जो उपयोग है आमतौर पर जीभ को, फेफड़े को, दिल को, यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसी बीमारियां और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख कारक है। कहने का मतलब जो धुआं रहित तंबाकू है, जैसे गुटखा जो होते हैं आपका, गैस पुकार जो भी है, वो सब भी फुफ्फुसी बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए ये प्रमुख कारक है। इनसे ये सब हो सकता है। भारत में गुटखा सेवन से मुख्य कैंसर की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहें और तंबाकू से बने उत्पादों को ना खाएं, लिखना चाहिए था, कहीं लिखा है तो आप उसे ना सेवन करें। ठीक है, ये बातें यहाँ पर लिखी हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखा है कि मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। आपको पता है कि नासा द्वार द्वारा शरीर में क्या होता है, ये नाक के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन, मतलब यहाँ से वायु जाती है। वायु मतलब उसमें बहुत सी गैसें मिली होती हैं। तो वहाँ से जाने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, श्वास नली से होते होते ये हमारे फेफड़ों में पहुँच जाती हैं। फेफड़े में जाने के बाद वहाँ एल्वेली, मतलब कूपिका कोश जिसे बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और श्वसनी है, ये श्वास नली जब छोटे छोटे पार्ट में, दो पार्ट में और छोटे छोटे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसे श्वसनी बोलते हैं। और फिर उसके बाद वो और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसे श्वसनिका बोलते हैं। और जो छोटा सा पार्ट होता है उसको कूपिका कोश बोलते हैं। तो वही श्वसनिकाएँ यहाँ पर लिखी हुई हैं और अलग से बनाई गई हैं। यहाँ पर देखिए ऐसी कुछ वृक्षांकित रहते हैं और देखिए यहाँ पर छोटा छोटा उभार जो है इस पर, यही कूपिका है। ठीक है, अंगूर के उभार रहते हैं इस पे, तो उसे कूपिका कहते हैं। अच्छा, जैसे समझते हैं, श्वास जब हम लोग लेते हैं तो गैस नासा द्वारा यहाँ पर, मतलब नाक के द्वारा आते हैं। ठीक, चाहे मुख से भी आप ले सकते हैं, लेकिन मुख से लेने में श्वास को एक समस्या है कि हवा में उपस्थित जितनी गंदगियाँ होंगी आपके मुख से जाने पर, वो गंदगियाँ उसमें क्लियर नहीं हो पाएंगी, साफ़ नहीं हो पाएंगी। लेकिन नाक में जो आपके बाल होते हैं, वो बाल उस गंदी वायु को क्या करते हैं, साफ करने का कार्य करते हैं, जिससे आपको फ्रेश वायु जो है आपके श्वास नली के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। अब श्वास नली से श्वसनी तक पहुंचती हैं, फिर श्वसनिका कहलाती हैं, आगे और भी वृक्षांकित हो जाती हैं और भी वो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो कूपिका में बदल जाती हैं आगे। अब ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, जब कूपिका में जाती हैं तो कूपिका जो है वहीं से क्या होता है कि ऑक्सीजन ब्लड से, क्या होता है कि खून से
खून वहीं पर आता है और उस खून से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जिसमें मिला हुआ है, ठीक है, जैसे आप जब ऑक्सीजन लेते हैं, वायु मतलब लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो जब आप कूपिका कोष तक पहुँचाते हैं तो वहाँ पर आपके शरीर से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ मतलब वायु जो है आती है, तो फिर उसके बाद उसी कूपिका के द्वारा फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस जो है बाहर उसी रास्ते से बाहर निकल के चला आता है और ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सीजन जिसमें मिला वायु है वो फिर से उसी में खून में क्या होता है, मिल जाता है। ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। इसे हम और डिटेल से समझते हैं अभी। पहले यहाँ एनसीईआरटी की बातों को समझते हैं, उन्होंने क्या लिखा, ठीक है, फिर से हम और आपको डिटेल बताएंगे। तो चलिए समझते हैं। लिखा है मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा, देख रहे हैं ना, लिखा है ना, महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। निस्पंदित मतलब यही सब वर्ड्स आपको ध्यान देना है। निस्पंदित हो जाती है, बस साफ हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती हैं। मतलब अशुद्धियों रहित क्या हो जाती हैं, मतलब उसमें अशुद्धियाँ नहीं रहती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। जो कंठ है, इस कंठ में उपास्थि के वलय भी होते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज लगे होते हैं, सी टाइप के छल्ले ऐसे लगे होते हैं जो इस श्वास नली को चिपकने नहीं देते हैं। नहीं देखते हैं कि पाइप वगैरह में जब जो नरम पाइप होती हैं, एक तरफ से अगर हवा को खींचा जाए तो पचक जाती हैं, तो उसके लिए नाप पिचकने के लिए इसके ऊपर कार्टिलेज लगा होता है जो श्वास नली को चिपकने नहीं देता है। वही बात यहाँ लिखी। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना कैसे कैसे वर्ड्स के यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। निपतित ना हो मतलब वो सिकुड़े ना तो पिचके, ठीक है। निपतित का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये फिगर दिखाई दिया, इस फिगर को आप देख लीजिएगा और आगे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक। चलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आइए, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। जो फुफ्फुस है, फुफ्फुस के अंदर जब जाता है ये श्वास नली, तो छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है। छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना, जो लास्ट में मैंने एल्वेली को दिखाया यानी कूपिका कोष को दिखाया, जिसे कूपिका कहते हैं। जो छोटी छोटी जो अभी दिखाया था आपको, देख लीजिएगा आप ऊपर पीछे वीडियोस को करके। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। लास्ट वाली उसी कूपिका से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, हमने बता रखा। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। कूपिकाओं में ही क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, वहीं पर रुधिर आते हैं। जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग किसी चीज़ में कुछ भरेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, फूलेंगी ही। तो उसी प्रकार जब हम सांस लेंगे तो हमारी पसलियाँ क्या करेंगी, उठती हैं।
और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। और हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो डायफ्राम चपटा हो जाता है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। और जो ये वक्षगुहिका है, कहने का मतलब ये जिसके अंदर फेफड़ा स्थित है, ये क्या है? ये वक्षगुहिका है। ठीक है, पूरा। और ये डायफ्राम है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो गया हुआ है ये डायफ्राम है। जब सांस लेते हैं तो यही डायफ्राम ऐसे फैल जाता है। क्या कर जाता है? ऐसे फैल जाता है सांस लेने पर, और ये फूल भी जाता है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं, समझिए पूरी बातों को। मैं एक एक बात तो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोला गया? हाँ, जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। वक्षगुहिका क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस लेती है। वायु क्या कर लेती है? फुफ्फुस के अंदर चूस लेती है, यानी वायु अंदर चली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। जो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ जो वायु है वो कोशिकाओं तक आ जाता है और वहाँ से छोड़ने के लिए लाता है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। फिर उसके बाद कोशिकाएं क्या करती हैं? जो वायु मिला हुआ ऑक्सीजन होता है उसको ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ऑक्सीजन को भी बाहर की तरफ निकाल देती हैं। और ऑक्सीजन मिला हुआ जो आपका वायु होता है उसको जो है पूरे शरीर में पहुंचा देती हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। हाँ, रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब हम अंदर और बाहर होती हैं, जब ऑक्सीजन जो है वायु जो है अंदर और बाहर होती है श्वास चक्र के समय, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। कुछ और बातें हैं जिन्हें हम समझते हैं यहाँ पर। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। फेफड़े का कैंसर अगर हो गया तो आपको मरना ही है। ठीक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया। ये सिलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। मैंने आपको बताया ना ये चीज़ें पहले। धूम्रपान करने से ये बालों जैसे संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। कह रहे धूम्रपान करने से बाल क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं नाक के, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़े के कैंसर का भी कारण बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और चीज़ों को और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। कहने का मतलब जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, जैसे और बड़ा बड़ा जंतु होते हैं, अकेला विसरण दाब और शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। मतलब पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा पाना कठिन कार्य हो जाता है।
उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्धक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन। यानी आपको ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए हीमोग्लोबिन खून में मिला हुआ है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आपके पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, ये ऑक्सीजन को बांध लेता है अपने पास और पूरे शरीर में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन आपके रुधिर में उपस्थित रहता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। किसमें होता है हीमोग्लोबिन? लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में क्या है? अधिक विलेय है, और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। किसमें होता है? विलेय अवस्था में। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं। ये देखिए कुछ पीले पॉइंट्स में लिखा, इन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए, जो कूपिकाएं थी जो अंगूर नुमा गोल गोल से, ठीक है ना, उन्हें फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती हैं। कितनी? 80 वर्ग मीटर क्षेत्र। सबको अगर फैला दिया जाए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर की सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विस्तार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु और पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। कह रहे हैं कि यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती, किसके द्वारा? विसरण द्वारा, तो उसको समय लग जाता 3 वर्ष। ठीक है, पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में उसको कितना समय लग जाता? 3 वर्ष लग जाता अगर विसरण द्वारा होता। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे आसपास हीमोग्लोबिन है? क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा ये कार्य बहुत ही तेजी से हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है ब्लड। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। अब वहन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? वहन। वहन कहने का मतलब रुधिर का आपके शरीर में किस प्रकार से वहन होता है, किस प्रकार से रुधिर आपके शरीर में बहता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो वहन किस प्रकार से हम लोगों के शरीर में होता है, इसको हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको अगले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।